प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जनाब समाजी नौइयत के मामलों के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, और आज के दिन वैसे तो हम आपके सेहत के हवाले से मामलों हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। तब हमारे मौजूद मेहमान आज क्योंकि स्टूडियोज़ में मौजूद नहीं हैं, डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब इंशाल्लाह अगले हफ्ते में जब वो आज ही के रोज़ होंगे तो इंशाल्लाह जो सेहत के हवाले से मामलों हैं और जो सवालात पहले से मौजूद हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर गुफ्तगू करूँगा। तमाम सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करना भी इस वक्त बेहद ज़रूरी है। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, बिला ताख़ीर उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर उनसे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमान जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपकी वाबस्तगी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज यहाँ पर दिफा करेंगे मुख्तलिफ़ सवालों से। मैं उनको जो है वो उनसे पूछा जाएगा जिसके जवाब देंगे। जावेद सिद्दीकी साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश, हमारे बड़े देरीना दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे हमारे मरासिम भी हैं और बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू रहती है मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से, तो आज उस पर भी उनसे ज़रूर गुफ्तगू करूँगा। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर देने के लिए फरमाएँ सरदार मोहम्मद सुहेल साहब, वो प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन कराची के और प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। उनसे मुल्की सियासी सूरत हाल पर खास तौर पर इसमें किरदार है मुल्की सियासत में, इसके ऊपर आज गुफ्तगू कर रहे हैं। सरदार खुशामदीद, बहुत शुक्रिया जनाब सरदार मोहम्मद सुहेल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जब साहब कहाँ से सिलसिला शुरू किया, आज का दिन बहुत बड़ा है और पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा आपको, वहाँ पे जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो हो गए हैं 47 में, तो उसकी मुबारकबाद कबूल कीजिए। फिर अपनी सियासी सूरत हाल की तरफ आते हैं, तो इस वक्त डायलॉग का जो है वो अमल जारी है। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ वैसे देखिए पाकिस्तानी, मेरी ख्वाहिश है कि ये जो डायलॉग हैं ये मंतकी अंजाम तक पहुँचें और ये बड़ा ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि अगर सियासी मामलात में ठहराव आएगा तभी मुल्क के जो दीगर मामलात हैं वो बेहतर हो सकेंगे। तो इसके बारे में क्या सोच रखा है, क्योंकि इस तरह जो डायलॉग का जो रास्ता इख्तियार किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर समझौता भी किया जाता है, मामलात को समझने की भी कोशिश की जाती है, थोड़ा सा नरम रवैया भी जो है वो इख्तियार किया जाता है, जिसका यहाँ पे फुकदान थोड़ा सा नज़र आ रहा है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके हवाले से बताइए आपकी क्या दानिश में है कि मामलात को किस तरह मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, क्योंकि ऐसा महसूस ये हो रहा है कि एक और डेडलॉक का शिकार होने के लिए जा रहे हैं कि वो किसी गालिबन कमीशन की बात की जा रही है, उसकी डिमांड की जा रही है, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या ऑप्शंस हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर तबसरा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ये मुबारक हो, इंटरनेशनल तब्दीली। जाहिर सी बात है अमेरिका में, मुझे तो वैसे बाखुदा खौफ आता है तब्दीली के नाम से, लेकिन चलें नहीं, खौफ नहीं आना चाहिए बल्कि कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि खौफ तो इस निज़ाम से आना चाहिए जो इस वक्त चल रहा है, जिस तरह हम 77 साल में जहाँ पहुँच गए, तो खौफ इससे आना चाहिए, तब्दीली से नहीं आना चाहिए। तब्दीली तो अच्छे एक वो लेके आती है, खुशगवार हवा का झोंका। तो अच्छा, दूसरी जो अभी आपने कहा कि मुज़ाकरात, देखें एक अरसे से हमारी पार्टी के ऊपर यही ब्लेम लग रहा था कि जी आप मुज़ाकरात नहीं करते, आप हुकूमत से बात नहीं करते और ये बहुत सारी चीज़ें। तो आपने देखा कि हमने फिर कहा चलें ठीक है, क्योंकि एक वो प्रोपेगेंडे की सूरत इख्तियार करते जाते हैं ना, वरना हमारा तो मौक़िफ़ जो है वो तकरीबन आप देखें शुरू से एक ही है और अभी भी वही है। तो हमारे उसमें तो कोई ऐसी वो लचक नहीं, और ना वो कोई ऐसे नाजायज़ हैं कि उसको आप कहें गैर आईनी कुछ ज़ाहिर हर एक का होता है। और जुडिशल कमीशन की जो हमारी है उसकी वजह सिर्फ ये कि ताकि सही हक़ाइक़ अवाम के सामने आए, बंद कमरों में फ़ैसले नहीं हो, बल्कि क्योंकि जाहिर सी बात है इससे पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचा, जैसे सब जानते हैं। तो अगर उसकी एक जुडिशल कमीशन बन जाए और एक खुली कचहरी में उसकी एविडेंस के साथ जो है फैसले हों तो वो ज़्यादा बेहतर है, ये बंद कमरों में और जनाब इल्ज़ाम तराशियाँ और ये इस तरह, क्योंकि अब तकरीबन ये इस पर इतनी गुफ्तगू, इतनी बहस मुबाहिस हो चुके हैं कि अब इसमें कोई चीज़ छुपी नहीं रही। और फिर जब इलेक्शन अभी हुए थे इसी दौरान में 8 फरवरी को, उसमें जो एक अवामी जो रिएक्शन आया इस हवाले से, वह जाहिर सी बात है अगर आप एक मुल्क के लिए, मुल्क के मफाद में नहीं है या मुल्क के नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो आवाम कभी भी आपको पसंद नहीं करी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इदारा हो, आम आदमी हो, पॉलिटिशियन हो या ऑफिस में बैठे हुए रिश्वत खोर हो। अब आप जाते हैं कहीं भी किसी काम से, जब आपसे रिश्वत तलब की जाती है, जब आपको परेशान किया जाता है, तो आप उसको पसंद करते हैं? नहीं पसंद करते, लेकिन क्योंकि आपके इख्तियारात नहीं है, आपकी सुनवाई नहीं है,
तो इसलिए मजबूरन आप बर्दाश्त करते हैं। तो आपके ख्याल में ये जो कुछ तो हो रहा है लोग इससे नालायक हैं और उसके बाद उन्होंने अपना तो फैसला अगर लिया। ठीक है, एक आज़ाद कमीशन बना के अगर वो इसका हकाइक सामने लाए और असल जो लोग हैं जो कि हम लोग कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ एक साजिश की गई थी, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर किस्सा मुख्तसर ये है कि जो मुल्क का इस वक्त राइज अदालती निज़ाम है इस पे बिल्कुल भी एतबार नहीं है, यही कहना देखें एतबार की बात नहीं है, मसला ये है कि तभी तो कमीशन बनाने की मांग की जा रही। नहीं देखें मसला ये है कि तकरीबन आप ये देख लें कि हमारे जितने भी इदारे हैं, सिर्फ अदालती निज़ाम नहीं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे बहुत और जितने भी हैं, उनकी आप देख लें इंटरनेशनल रैंकिंग में क्या पोजीशन है। तो ये बेहतर और दुरुस्त क्यों नहीं हो रही? तो आपके दौर में तो ये यकीन पहले या दूसरे नंबर पर होंगे? नहीं ऐसी बात नहीं है, पूछ रहा हूं। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए अगर एक कोशिश की जाए और अगर चीज़ें सामने लाई जाए, हकीकत सामने लाई जाए, इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देखें मुल्क को 77 साल हो गए, 3.5 साल नहीं हो, जो मैं अक्सर बोलता हूँ जी, सही है ना। और अगर आप तारीख का एक मुशाहिदा करें तो उसमें आप देखेंगे कि हर दौर में ये रैंकिंग नीचे ही गई, कि मतलब किसी भी दौर में ऐसा ना हुआ कि कोई वज़ीर आज़म आया हो या कोई सदर आया हो और उसके दौर में एकदम से 140 से घट के 120 पे आ गए हों, 100 पे आ गए, इससे ज़्यादा। आपने बिल्कुल सही कहा। सही है, जब मुशाहिदा करता हूँ ना तो पता ही चलता है कि इदारे या कुछ ख़ास लोग जो हैं एक शख्स को उठाते हैं, उसको मकबूल बनाते हैं, उसके लिए भरपूर कैंपेन चलाते हैं, उसकी लॉन्चिंग होती है, उसको वोट दिलवाए जाते हैं, उसको नोट दिलवाए जाते हैं, लोगों में पजीराई मिलके उसको मसीहा बनाया जाता है और उसके नीचे से फिर ज़मीन खींच ली जाती है। हाँ बिल्कुल, आपने ये बात सही कही। और फिर उसके बाद टीवी पे आके कहा जाता है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर हकीकतन ये चीज़ हो जाए और अवामी फैसलों पे फैसले हो जाए, है कि आपके केस में ऐसा नहीं हुआ, ना किसी को मसीहा बनाया गया, ना किसी को वोट दिलवाया गया, ना किसी को नोट, तो ये तो अच्छी बात है। अच्छा मसला ये है कि देखें एक मिसाल है, वैसे इनकी जमात में सबसे ज्यादा नौजवानों को मौका मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पे वो देता हूँ। नहीं मौका मैं दे रहा हूँ, लेकिन आप असल में सवाल ऐसे घुमा घुमा के कर रहे हैं तो मुझे देना पड़ रहा है। मौका दे, मौका दे। सही है, सही। आप चले, आप सवाल इनसे कर लें। सबसे पहले आपने कहा जी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैं उसकी तरफ आता हूँ। अच्छा मुज़ाकरात, हम तो जोर से अव्वल से ही इनको कह रहे हैं कि आ जाएं, टेबल टॉक करते हैं, बैठते हैं और मुल्क की मैशत को चलने दें प्लीज। ठीक है। अच्छा इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने इंतशार और मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया, जो कि मेरे ख्याल से किसी भी सियासी पार्टी के अंदर ऐसा नहीं होता। हमने भी धरने दिए हैं, हमने भी एहतजाज और लॉन्ग मार्च किए हैं, पीपल्स पार्टी ने किए हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने किए हैं, लेकिन उसके अंदर कभी भी रियासत मुखालिफ या कभी रियासत पे हमला आवर नहीं हुए। ठीक है, सबसे पहला इनका जो था उसमें शंघाई ताउन तंजीम का इजलास था, उसको सबोताज करने की कोशिश की गई फर्स्ट। सेकंड में भी आपके मेहमान आ रहे थे बाहर से, अज़रबैजान के 4 से 5 आपके मेहमान आ रहे थे इंटरनेशनल। वहां पे इन्होंने ये एक मैसेज देना था। बेसिकली तहरीक इंसाफ एक फितना बन चुकी है। ठीक है, हम 2018 से पहले तक उसको एक सियासी जमात समझते थे, उस वक्त हमने इसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन तहरीक इंसाफ का वाहिद मकसद पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की रिवायात और किसी भी तरह से रियासत को नुकसान पहुंचाना है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इनके 3 साल का इक़्तिदार देखें, उसमें ये क्या रिफॉर्म्स लाए, उसके बाद जब ये अपोजिशन में होते हैं उस वक्त इनका बयानिया और इनके टारगेट्स देख लें। लेकिन इनका कहना ये है, मैं कता कलामी की माज़रत चाहूँगा, उनका कहना ये है कि आप महज 3 साल के अंदर ये कैसे तय कर सकते हैं कि जो सारे मामलात की खराबी हुई है, जिसकी हम अक्सर निशानदेही करते हैं, इसकी कुल जिम्मेदारी इनके ऊपर कैसे आयद करें? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, आपने 70 सालों में कितना कर्जा लिया IMF से और इन 3.5 सालों में कितना कर्जा लिया, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आज भी आवाम पे कर रही है। आज जो ये महंगाई, ये सुनामी, जो महंगाई का जो तूफान आया, ये उन 3 सालों की वजह से आया। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा उन 3 साल से पहले चले जाए ना, 2013 से 2018 का जो दौर था, आप उसमें मुल्क की मैशत को देख लें, आप उसमें मुल्क के फॉरेन रिजर्व देख लें, उसमें मुल्क का जो कर्जा है, हम तो IMF को उस पर गुड बाय कर चुके थे, हमने IMF से जान छुड़ा दी थी, प्रॉपर उसके एविडेंसेस मौजूद हैं। मैं देखिए कोई भी बात करूंगा फैक्ट्स एंड फिगर पे करूंगा, उसको आप गूगल कर लें
उसको आप जहां नहीं, वो चैलेंज हमारा करना चाहते हैं चैलेंज subject करें, जावेद वही भाई है, को कह बिल्कुल रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक मैं है। बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर में बात करूंगा। आप उससे पहले मुआशी इशारिये पाकिस्तान के देख लें, सबसे बेहतर थे। 2018 के अंदर जो रिजीम चेंज हुआ, बेसिकली जो रिजीम चेंज हुआ वो 2018 के अंदर हुआ। एक फलता फूलता पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान को रोका गया, पाकिस्तान की तरक्की को रोका गया, और उसके पीछे एक इंटरनेशनल लॉबी थी जिसने इमरान खान जैसे एक क्रिकेटर को तैयार किया। ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर इसरार अहमद के अल्फाज, हकीम सईद के अल्फाज है, ऑन द रिकॉर्ड है, आप उठा के देख लें। उस वक्त तो खान साहब सियासत में कोई इतने 30 मार खान नहीं थे। बाकी लोगों की भी जो कहानी है वो ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, ऐसा ही है। तो हर दौर में होता रहा। अगर 80 की दहाई में चले जाएं और 70 की दहाई का जब इख्तिताम हो रहा तो यही सब कुछ होता रहा, फिर होता बिल्कुल ऐसे ही रहा, Basically बट कहा जा मुल्क को नुकसान नहीं। एक छोटी सी ब्रेक है, मैं आता हूँ वापस आता हूँ, गुफ्तगू जारी रखते हैं, छोटी सी ब्रेक है, वापस आ रहे हैं, देखते रहें हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सरदार मोहम्मद सुहेल साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ और बात हो रही थी हुकूमत के हवाले से कि क्या कुछ होता रहा है और माजी का यहाँ पे हवाला दिया जा रहा था। तो जनाब, ये जैसे उन्होंने कहा कुछ देर पहले कि आप सारे हालात की ज़िम्मेदारी इनके ऊपर कैसे आयद कर सकते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। ये कहते हैं कि पिछले जो सालों में, बल्कि कई दिहाइयों से ये प्रैक्टिस जारी है कि लोगों को लाया जाता है, उनको स्ट्रेंथन किया जाता है, फिर उनको एक प्रोसेस के ज़रिए गुजारा जाता है। तो क्या यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ? फरमाएँ। नहीं करा, अच्छी बात। बट इससे पहले जो भी चेंजिंग आई वो मुल्क की बेहतरी के लिए आई। ठीक है, आप तारीख उठा के देख लें, ठीक है। 90s का जो दौर था मियां नवाज शरीफ का 2 साल का, उसके बाद फिर 98 के अंदर जब आप 97 में दोबारा वो तो मैं गवर्नमेंट आई, उसको 2.5 उसमें से साल की, निकाल देता हूँ क्योंकि वो ठीक है? म्यूजिकल चेयर नहीं, चलती रही। आप हाँ। देखें ना कि उस वक्त हमने एटमी धमाके किए, वो इंटरनेशनल प्रेशर हमने बर्दाश्त किया। इवन ऐसा लोग कह रहे थे कि अमेरिका पाकिस्तान पे हमला कर देगा, बट नवाज शरीफ ने कहा मैं कुछ भी करके धमाके लाजमी करूंगा। और उसमें आपकी एयरफोर्स ने कहा जी हम आपके साथ हैं, आर्मी और नेवी चीफ ने कहा कि जी इट्स अप टू यू, जैसे आपकी मर्जी आप करें। और ये नवाज शरीफ का एक बहादुरी वाला इकदाम था कि उसने वो एटमी धमाके करके पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान किसी के दबाव में नहीं आएगा। जब अच्छा उसके बाद क्या हुआ, मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद 2013 में जब दोबारा गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान डिफॉल्ट अलग कर रहा था। पाकिस्तान के अंदर टेरर कराची से लेके खैबर तक, आप कराची में, मैं कराची बेस्ड हूँ, आप कराची बेस्ड हैं, आप सुबह घर से निकलते थे, आपको ये अंदाजा होता था कि यार हम कभी वापस आएंगे। डेली 50-60 बोरीबंद लाशें, बत्ता, बिजनेस कम्युनिटी आपसे तंग आ चुकी थी, कराची की इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी थी, लोड शेडिंग का क्या हाल था। नवाज शरीफ को एक तबाह हाल मुल्क मिला। नवाज शरीफ और उनकी टीम ने 2013 से 17 तक इस मुल्क को स्टेबल किया, दहशतगर्दी खत्म की। देखें फोर्सेस पहले भी थी, कोई नवाज शरीफ कोई नई फोर्स तो नहीं बनाई उसने, 90 से थी, ठीक है, फोर्सेस तो पहले से थी, बट कोई नहीं था तो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, वो कायद नहीं था जो मुल्क के लिए और आवाम के लिए सोचने वाली वो सोच नहीं थी। वो नवाज शरीफ ने, नवाज शरीफ आया, उसके बाद आपके मुल्क में अमन हो गया, आपकी मईशत को उसने सहारा दिया, आपकी मईशत को बेहतर किया। वक्ती तौर पे आईएमएफ के पास जाना पड़ा, बट 3 साल के बाद हमने आईएमएफ को गुड बाय कह दिया। ऐसा ही है, आपके पेट्रोल, आपकी महंगाई जो ज्यादा थी उसको हमने कम किया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वरना क्या होता था कि जो भी गवर्नमेंट आती थी वो पिछली गवर्नमेंट में चली डाल देती थी सारा बलवा, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल 110 से 64 रुपए पे आया, आपका डॉलर नीचे लाए। अब वो पॉलिसीज थी मुआशी पॉलिसीज, लेकिन क्या हुआ फिर सी पैक, सबसे बड़ी बात गेम चेंजर जो था वो सी पैक था। आप एशिया के अंदर लीडर बनने जा रहे थे और बड़ी बड़ी बातें होने लग गई थी कि पाकिस्तान एशिया का चैंपियन बनने वाला है सी पैक की वजह से। अब क्या हुआ कि हमारे दुश्मनों को वो चीज़ हजम नहीं हुई, और वो जो उनका प्लान था उस वक्त का कि किसी तरह, असल में देखें जो बैरूनी साजिशें या जो दुश्मन है ना, उनकी नज़र सिर्फ हमारे एटम पर है। अब वो एटम को किस तरह से लेंगे, उनको ये पता है कि इनको माशी तौर पे हम कमज़ोर करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली खान साहब के बयान भी हैं कि हम भूखे मरेंगे, एटम को रख के क्या करेंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल बयान है, इससे ये डिनाई नहीं कर सकते। तो नवाज शरीफ को हटाया गया,
जिसे कहते हैं ना कि ये जी इन्होंने एक खत लहराया था कि ये साइफर है, वो एक्चुअल साइफर जो है ना नवाज शरीफ के खिलाफ आया था पनामा, उसमें से फिर अकामा निकाला उन्होंने। ये जो जिस जुडिशरी की अब बात कर रहे हैं, क्या उस वक्त ये सब कुछ नहीं था, इनको नजर नहीं आ रहा था? उसमें से जब पनामे में से अकामा निकला, नवाज शरीफ साहब को जी नायल कर दिया, बेटे से तनख्वाह नहीं ली, चलें जी वो खामोश होकर बैठ गया, वो रियासत मुखालिफ नहीं गया। उसने उन किरदारों को निशानदी की, जनरल पाशा की, जनरल फैज़ की, ज़हीरुल इस्लाम की, जो लोग उसमें मुलव्विस थे इस रजीम के अंदर, जो यहाँ पे मोहरे बने, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के जो मोहरे बने, उनको उन्होंने एक्सपोज किया। रियासत के खिलाफ वो कभी भी नहीं है। ये जो बात करते हैं कि नवाज शरीफ ने भी ये किया। अब आते हैं जी 2018 के बाद रजीम चेंज हुआ, क्या इनको नहीं पता कि कैसे इस्लामाबाद में बैठ के आरटीएस बिठाया गया? जनरल फैज, इमरान खान और जनरल बाजवा, इन्होंने कैसे सीटें तय की? इनके आज भी जो कराची के एमएनएज हैं, वो कुछ हमारे दोस्त, रात को हम 2:30 बजे रिजल्ट लेने के लिए खड़े थे, रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, हमें रिजल्ट दिया नहीं जा रहा था आरओ की तरफ से। अच्छा, उनको कॉल आती है, ये कहते हैं कि अब बराबर कर दिया गया है, चले उनको कॉल आती है कि आप 2018 जीत गए, वो चले गए जी, जीत गए। हमने कैसे जीत गए? अब मैं जावेद भाई को मौका दूंगा, वो इसका खुद दिफा करेंगे कि अब उन्होंने, जैसे आप बार बार 18 की निशानदही करते हैं और फिर अभी 8 फरवरी की अभी आपने जैसे बात की, तो उन्होंने 18 का तस्करा किया। अब ये सवाल तो रहेगा, अब इसका दिफा कैसे किया जाएगा? क्या उनको भुला दिया जाए और आज के बारे में सोचा जाए? फिर अगर भुला ही देना है तो फिर उससे पहले जो मामला है उसको भी फिर भुलाना पड़ेगा। तो इसका हल क्या है? ये तो फरमाए, ये बहस बार बार होती रहेगी, ये सवालात उठते रहेंगे, इसका जवाब तो फिर देना पड़ेगा ना, तारीख उसकी तस्हीह करना ज़रूरी है। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? क्योंकि ये पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं, ये ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की शुरुआत 2018 से हुई थी और पाकिस्तान के इदारे 2018 में नहीं, उससे पहले का बता दिया ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन अगर आप इसका देखें, अगर इनका जैसे सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब, ये सुहेल साहब, क्योंकि उनकी पार्टी के हैं, तो इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री सही करने के लिए कि नवाज शरीफ साहब ने नून लीग बनाई कैसी थी, अपने मोहसिन जो जुनेजो साहब थे उनके साथ इख्तलाफ करके। सर, हम मुल्क की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं मैं सियासत नहीं, मैं आगे बात कर रहा हूँ, मुल्क में क्या बचेगा? नहीं, मैं आप थोड़ा सा सुन लें, आगे से थोड़ा सुन लें, क्योंकि आप सबको पता है कि ये डिक्टेटर की जिया साहब जो थे वो लेके आए थे, सही है ना, और उन्होंने एक क़यादत निकालनी थी, और उस वक्त की जो सियासी पार्टियां थी वो कोई ऐसी नहीं थी, पीपल्स पार्टी भी थी और फंक्शनल भी थी और बहुत सारी पार्टियां थी, तो लेकिन उसमें एक क़यादत निकालनी थी, तो इन्होंने ज़बरदस्ती जुनेद से इख्तलाफ करके फिर खुद इलेक्शन लड़े। फिर जब ये इलेक्शन हार रहे थे, फर्स्ट टाइम जब इन्होंने कौमी असम्बली का लड़ा था, पहले तो सूबाई का लड़ा था, उसमें मिनिस्टर रहे थे। तो देखें, ये कौमी जमात कहते हैं, एक मिनट रुक जाए, बात सुन ले, आप सुन लेना अपनी हिस्ट्री, नहीं और वो आप हिस्ट्री सुन लें सर, आप नहीं। अच्छा चलिए, मसला ये है कि आपके अंदर सुनने की सलाहियत नहीं है, इसका मतलब आप अपने उसमें जब बारी आए जवाब नहीं, आप अपने उसमें दीजिएगा। पहले मैं आपकी बातों का करेक्शन कर लूं। इलेक्शन हार रहे थे तो मैं वो मेरे हल्के से लड़े, मेरे गांव से लड़े थे। कहने का मकसद ये है कि पहले इन्होंने जो इनको प्रमोट कर रहे थे, जो लेके आए थे फंक्शनल लीग, उनके पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। हाँ, मैं वो आस्ता आस्ता उसी तरफ आ रहा हूँ, जो मियाँ साहब की बड़े जाहिर से इनके लीडर हैं। फिर उसके बाद आप देखें, जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे, अब सब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन में 1-2 दिन का फर्क होता था, आपको याद होगा, सही है। तो पीपल्स पार्टी जीत रही थी, कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी जीत गई थी और इनके चांस नहीं बन रहे थे पंजाब में भी गवर्नमेंट बनने के। तो ये कौमी दौर की आप बात करें, ये मैं ये 88-89 में जो इलेक्शन हुए थे ना, जब फर्स्ट टाइम 93 में फर्स्ट टाइम आए, सही है, 92 में आए, लेकिन इलेक्शन तो पहले लड़ रहे थे ना, पहले बेनजीर भुट्टो वज़ीर आज़म बन गई थी। ठीक है। तो ये अपने आप को कौमी जमात कहते हैं, जबकि कौमी जमात में अक्सर कहता हूँ कौमी जमात नहीं थे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त नारा लगाया था, जाग पंजाबी जाग, तेनू पगनू लग गया दाग, तो कौमी जमात तो थे ही नहीं है, ठीक है, सही है। और बाद में भी इनकी जो चीजें थी उससे जाहिर हुआ कि इन्होंने बाकी सूबों के को छोड़ के और पीपल्स पार्टी सिंध को देखती थी, ये सही हो गया, ये खत्म हो गई, ये हो गया, खत्म हो गई, ये बात खत्म हो गई, सही है। ये तो इनकी एक हकीकत थी जो छुपाते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात इन्होंने कहा कि जी हमने एटमी धमाके किए, तो मेरे ख्याल से डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की वीडियोस आज भी अक्सर और बेशतर चलती हैं, जिसमें वो बयान करते हैं कि मियाँ साहब धमाके करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर कैसे किया? ये इनके ऊपर प्रेशर डाला गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और
जो हमारे डॉक्टर साहब, ये बयान मौजूद है कौमी रिकॉर्ड असम्बली में, की तकरीर सही है। डॉक्टर कदीर खान साहब अच्छा, को उठा के देख लें। मैं तो अभी आप जरा निकाल लें, पहले ही अपनी बात मुकम्मल करें, फिर मैं तो बताता हूं। तारीख को अच्छा, फिर दुरुस्त दूसरी करना बात ये चाहिए। कहते हैं ठीक है। लोड शेडिंग और इसकी बात अक्सर करते हैं और ये शराब की बात करते हैं। देखें, पीटीआई के इक़्तिदार में, पावर में आने से पहले किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि सब मिल बांट के बंदर बांट कर रहे थे पाकिस्तान की, सही है। जब पीटीआई आई उसने बताया कि जनाब ये तो आपके जो आईपीपीएस के अभी केसेस आपके सामने जो आए हैं, उसमें जिस तरह नवाजा किए कि बन उसमें भी दिया गया, मियां मंशा, ये बहुत सारे जो बिजनेस रज़ाक दाऊद थे, साहब। तो हाँ वो सही है। जी, जी। तो कहने का मकसद ये कि वो भी सबके सामने, शाराएं गिरवी रखी हुई थी, वो भी सबके सामने, इदारे तबाह हाल। आज देखें ना, इदारों में भरमार है लोगों की। यानी आप ये देखें कि स्टील मिल या पीआईए या रेलवे कोई पीटीआई के दौर में खसारे का शिकार थोड़ी हुए थे, या पीटीआई के दौर में तबाह थोड़ी हुए थे। ये तो सब पहले तबाह होते थे। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि आपने एक अच्छा पाकिस्तान दे दिया मुस्तकब? आपने तो कर्जों से जकड़ा हुआ इदारे तबाह हाल थे, और आज उनको प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, फिर आप देखें, अच्छा फिर जैसे पहले जब आपको लाया गया उससे पहले मेरी बता बात रहे सुन थे ले, ना, मेरी हाँ, बात सुन ले, मैं भी कुछ चीजें अच्छा मेरी बात सुन ले। और इसका प्रूफ क्या था? इसका प्रूफ विकी लीक्स, दुबई लीक्स। उसकी वजह ये कि लाजमी सी बात है, हर नहीं तो आदमी फिर पनामा का सहारा क्यों लेना पड़ा? अब सवाल ये आपसे होता है कि क्योंकि वहां तो आप ही के जज बैठे हुए थे ना, तो उसका सहारा क्यों नहीं, लिया जज जाता है? हमारे कहाँ थे? हमारे मसला ये कि वो तो जज थे हमारे और आपके क्या थे? तो जज थे उनके ना। तो क्लिप आ गए जिसमें वो एमएनएस को बैठा रहे थे, आपके हक में दस्तबरदार करवा रहे थे। वो टेलीफोन तो कॉलें आई हैं जिसमें वो हम- आपकी पार्टी के शेख टिकट रशीद को कॉल लेके करवा रहे थे। आपके अक्सर प्रोग्राम में मैं दर्जनों प्रोग्राम आपके साथ किए, जी, और जी जो हमारे लोग करते नहीं हैं, तो फिर उसका भी वो दिफा करना असल पड़ेगा ना। वो मसला जो ये है कि बाबर रहमती जो यही थे, जो चीज है जो हमारे मुल्क को, कि मैं अक्सर इसका हमेशा इदराक कहता हो हूं- गया कि वो गलत कर नहीं, रहे थे, नहीं, उन्होंने देखें, तबाही फेरी, आज तो देखें, कह देना। ये अवामी राय का ये एहतराम कभी क्योंकि नहीं शुरू से मानेंगे। हुआ नहीं। आप देखें 71 का जो सानिया हुआ था, अरे, उसकी वजह फिर क्या आप कतर में यहाँ से देखे, हम एकदम 2018 नहीं, आप बता, नहीं, शुरुआत तो वहीं से असल हुई थी मसला ना। ये PTI वाले शुरुआत कभी तस्लीम नहीं करते। शुरुआत तो वहीं से हुई थी बस। ना। मसला ये कि अगर उस वक्त जो मैंडेट था वो तस्लीम कर लिया जाता, शायद वो साइन आप नहीं उसके होता। सिलसिले का हिस्सा बन अच्छा, गया, फिर इसका दूसरी मतलब है फिर दूसरी आप बात ये इस्तेमाल कि हो गए, उसके बाद भी आप देखें, चाहे वो आप पीपल्स पार्टी की एक मिसाल ले लें कि उनके भुट्टो साहब को सब फांसी दी गई किस जुर्म में कि जी वो किसी मंसूबे में शामिल थे, किया नहीं था बहुत सारे शामिल। तो मामलात कहने हैं। का मकसद ये कि हमारा मैं निजाम, उनके दिफा के लिए तो नहीं हमारा हूं ना यहाँ पे, निजाम हाँ। किसी सियासतदान या किसी उसकी वजह से इतना खराब नहीं हो जितना मैं से ये समझूं इदारों कि की जो कुछ मुदाखलत था की ये वजह से इससे हुआ। पहले होता रहा है और उसकी सारी जिम्मेदारी इन अच्छा, पर फिर आप पर दूसरी बात, नहीं है। दूसरी बात ये कि ये उस अक्सर- कल्चर को आपने अभी- बिल्कुल आप 2018 से आगे भी आ आप- जाए ना। आप ये देखें, मैं वही ये जा अक्सर रहा और बेशतर कहते हैं कि हाँ, ये वो हाँ। हम मुज़ाकरात की दावत देते हैं, वो हाँ, बात नहीं अब आए करते, इस ये इशू नहीं पर आए करते। ना जिससे हमने गुफ्तगू सर, का आगाज़ मैंने कहा थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं ना, नहीं, पुरानी हिस्ट्री तो आपने बता बहुत दूं। सारी उसको सब ट्विस्ट कुछ। कर तो दिया। अगर मैं उसको कहने- दुरुस्त नहीं, करने लगूंगा ना तो नहीं, बहुत सारे मामलात फिर हो आप जाएंगे। दुरुस्त करने के आपने बजाय क्रेडिट सुन भी ले मेरी लिया बात सुन एक लें प्राइम तो मिनिस्टर ज़्यादा से कि बेहतर है। जिसने कि खान धमाके साहब का किए। क्या बयान था? खान साहब का ये बयान था कि पहले जो आपके जो क्रिमिनल्स हैं उनको सजाएं तो दिलवाएं। ठीक है, अब तो वो खुद भी इंसाफ तो क्रिमिनल हो करें। गए। सर ये देखें, दो जो गवर्नमेंट है, मियां साहब की पहली गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की अब कभी उसकी थी। तशरीह है क्या मेरी सुन क्रिमिनल ले ना, की? अब बताइए। देखें सुन ले, करप्शन के इल्जाम में, करप्शन के इल्जाम में खुद गई भी थी। करप्शन के केसेस आपको में आ पता है गए, कि- अब तो नहीं, सजा याफ्ता करप्शन हैं के- अब तो। या जरदारी अपना मियां साहब की गई या पीपल्स पार्टी गई, सब गए, लेकिन पीटीआई की करप्शन के इल्जाम में नहीं गई थी। नहीं, फिर साइफर अब के उसमें मैं गई जरा थी। सुनिए, साइफर के मुझे उसमें गई थी। निकला कुछ भी नहीं। साइफर के मैं उसमें गई थी। ये तो और सब सवाल जो करेंगे ना, मुकदमात निकाला बने, क्या उसमें वो से? हुकूमत जाने करप्शन के के बाद केसेस। एक इंतकामी कार्रवाई के तौर पे मुकदमात बने। 200 मुकदमात कैसे बन गए? नहीं तो ये अगर एक इंतकामी शख्स, कार्रवाई है एक- तो उसका दिफा अदालत में करना तो कर पड़ेगा तो ना। रहे हैं। और तो क्या किसका किया करना आपने? है? सोशल अदालत मीडिया आप- करना है, अदालत क्या ना? आपको कहती है कि रिहा कर दें, आप कहते हैं नहीं। अदालत ने कितनी दफा कब फैसले कहा दिए? अदालत ने रिहा फैसले कर दें? दिए। अब आप मसला ये है नहीं, रिहाई तो असल उनमें जो मसला- लातादाद असल मसला- केसेस हैं उनमें चंद केसेस के असल अंदर रिहाई मसला- हुई है, लेकिन नतीजा असल क्या मसला निकला? पीडीएम की जमात अच्छा, में ये अब मैं नहीं है कि उनको हुकूमत को चली भी जाएगी। मौका दूंगा असल ना मसला मुख्तसर ये वक्त में। कि हुकूमत के साथ माल भी चले इनसे भी जाएगा। तो जवाब क्योंकि दूंगा ना। खान साहब भाई आपने गलत केस बनाया इनके ऊपर, इनको आपने जालसाजी केस में जो है वो अंदर किया है, ये सरासर सियासी मुखालफत की वजह से किया है। आपको ये बात इसका कैसे दिफा करेंगे, जरा फरमाइए। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। करें। बिल्कुल सर, मैंने आपको पहले कहा कि मैं फैक्ट्स एंड फिगर में बात करूंगा। ठीक 190 मिलियन पाउंड बेसिकली है क्या? जब मलिक रियाज पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुर्माना किया, अच्छा जुर्माना भी उस वक्त क्यों किया कि मलिक रियाज साहब जरदारी साहब के दोस्त हुआ करते थे, तो उधर जो सुप्रीम कोर्ट का जो वो सिस्टम मियां था, साहब के भी दोस्त रहे सर, जरदारी वो- साहब से पहले। सुने इमरान जब खान शुरुआत साहब के उन्होंने पंजाब से बकौल, की थी, इमरान खान शुरुआत साहब के उन्होंने बकौल मेरे पंजाब पास की अभी है। भी क्लिप मौजूद है कि पंजाब जो से मलिक की थी। रियाज है वो सबको खरीद लेता है, हाँ। वो सबके साथ वो चल सेटलमेंट रहा है कर देता है, रोज़ाना, उसके हाँ। खिलाफ कोई नहीं बोलता। ये इमरान खान साहब के हमने अल्फाज तो हैं। वो बराह रास्त देखा है अब वो। चल रहा है, मेरे पास नहीं तो मोबाइल में क्लिप भी मौजूद है। अच्छा, उस पे जब 450
अरब का जो जुर्माना हुआ उसके लिए एक अकाउंट बनाया गया जी, ये यहाँ पे किस्तों के हिसाब से इंस्टॉलमेंट पे ये पैसे जमा करवाएंगे, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो मलक रियाज साहब ने वहां पे लंदन में जो जमीन प्रॉपर्टी ली वो अनजस्टिफाइंग थी, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सके कि वो पैसा कहां से आया। एनसीए ने उसकी इंक्वायरी की, नेशनल क्राइम एजेंसी, हाँ। जी जी, एनसीए ने प्रॉपर उसकी इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद गिल्टी पाए गए मलक रियाज साहब, वो अपने एविडेंसेस नहीं दे सके, वो पैसा उन्होंने गवर्नमेंट पाकिस्तान को भेजना था। अच्छा, उसमें क्या किया कि जो मुशीर बराए एहतसाब थे शहजाद अकबर साहब, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ये पीटीआई के जितने लोग थे ये डकैत थे सारे। हम तो कहते हैं ना चोर, ये चोर नहीं, ये बड़े डकैत थे, मास्टरमाइंड थे। आप इनकी प्लानिंग चेक करें सर, बड़ा सख्त ये नहीं कि मैं पीएमएलएन दुनिया भर में ये बदनाम है, दुनिया भर में बदनाम ये है, डकैत वो थे, दुनिया भर में जायदादें इनकी है, डकैत वो थे। अच्छा, सोशल मीडिया जो आपका मियां साहब जो एक लोहार हुआ करते थे, लोहार से आप दुनिया भर में जायदादें खरीदते, मुझे एक लोहार बता दें उस दौर का, मुझे एक लोहार बता दें कि उसकी दुनिया भर में जायदादें हो। उनके बच्चे मौका दे रहा हूं, उनके बच्चे पढ़ रहे थे और उसके लंदन में फ्लैट के भी मालिक हो गए, कारोबार भी कर लिया पढ़ाई के दौरान। मुझे कोई एक मिसाल दे दे, एक मिसाल दे दे कि कोई बच्चा पढ़ाई के दौरान करोड़पति बन गया हो, कोई लोहार दुनिया भर में जायदादें खरीद रहा हो। मैं इनकी बात सुन लूं ना, मैं उस वक्त लोहार कर देखे ना, जवाल मंडी में बहुत सारे लोहार होंगे, लंदन में लोहार बहुत सारे होंगे, तो इनके लोहार कैसे बन गए? जातियात पे चली जाएगी। जब आप आएंगे तो फिर लंदन वाले फ्लैट है वो सर, वो जस्टिफाई नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ होता तो उनको भी जुर्माना पड़ता। नहीं, आप वॉल्यूम 10 खोले ना, उस अच्छा ये वॉल्यूम 10 खोले, अच्छा पहले उनकी बात, उनको पहले बात मुकम्मल करें। नहीं, आप गलत बात करेंगे तो पहले मैं सुहेल को बात कर रहा हूं। मैं 190 मिलियन पाउंड आप लोग, मैं बताऊंगा, आप बता दें, उसके बाद मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। नहीं, आपको मैं बताता हूं ना, मैं बताता हूं, शुरू हो गए। देखिए, अगर 100 मिलियन बात मुकम्मल हो जाए ना, फिर बात मुकम्मल कर लें, फिर क्या हुआ, पूछिएगा मैं बताऊंगा। फिर क्या हुआ, ये पूरी गैंग थी एक, पिंकी, फरा, एहसन जमील गुज्जर, ये आपका ये क्या नाम है, मिनिस्टर था इनका, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, ये सारी गैंग थी। नीचे कारिंदे थे, इनका हेड कौन था? इमरान खान, जिसको ये कहते हैं ना सादिक और अमीन, वो इनका हेड था। जरा एडमिनिस्ट्रेशन में तो लोग होते हेड था ना सर। काबीना से अप्रूवल पता है किससे करवाई? इमरान खान ने करवाई, और जस्ट उसने कहा कि साइन करें। यहाँ पे एक बंद लिफाफा आया और जिसने सवाल किया उसको शटअप कॉल दी कि आप मेरे सवाल पे कैसे मेरे इसके ऊपर वो ना, ठीक है, आप कमेंट कैसे कर रहे हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई? चौधरी फवाद और ये लोग खामोश हो गए। फैसल वाडा ने उसको मना किया कि सर ये फटक भी उठकर बाहर ऐसा ही है, इन्होंने मना किया, बट उसने कहा नहीं, मैं जो कह रहा हूं बस फाइनल है वो। उसकी वजह क्या थी? पीछे से उसको बता दिया गया था कि सर इतना माल आ रहा है। शहजाद अकबर साहब ने वो काबीना अप्रूवल से पहले ही वहां पे एग्रीमेंट साइन कर लिए थे, ठीक है। वो पैसा जो सरकारी खजाने में आना था, कौमी खजाने में आना था, जो इस मुल्क पे, इस अवाम पे लगना था, वो उसको प्रोटेक्ट किया गया और उसको आपने सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्रार का अकाउंट है उसमें जमा करवाया, जबकि वो पैसा आपके उसमें आना था। उसके एवज क्या हुआ? नेशनल ट्रेजरी में। हाँ। जी, उसके एवज मलक रियाज का बेटा अहमद मलक रियाज, अहमद अली रियाज जो है, उसने 205 के नाल जमीन फराग होगी के नाम पे की सर, जिसको ये कहते हैं ना अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई है, उसको क्या मिला? वो भी रातों रात बना। अच्छा जी, वो कैसे बनी मैं बताता हूँ। GCU की एक लिंक वो है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इनसे पूछें आया HEC से वो रिकॉग्नाइज है? नहीं है। कभी HEC में अप्लाई किया गया उसके लिए? नहीं किया गया। कितने स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी की बेसिकली कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके ट्रस्टी पिंकी पीरनी और अपना इमरान खान खुद बने। तो ये है डकैत डाका। क्यों कि ये प्री प्लान डाका किया गया। अच्छा, उसको ना पीटीआई वाले आज वो उसकी वो वजाहतें देते फिर रहे हैं। यार देखें, जो चोर है, जो गलत है उसको गलत कहे। इसकी क्या जस्टिफिकेशन होगी? अब ये बताइए ना, ये अब जो उन्होंने बात बताई है ना, इसमें मैं किस उससे वो करूं, क्योंकि जो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर, बड़े सीनियर हमारे साथी तलत हुसैन साहब हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का बताया कि उन्होंने पूरा थॉरली इसका केस को जाके वहाँ पे विजिट भी किया, यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर भी देखा, और उन्होंने ही अपने यूट्यूब पे उनका एक व्लॉग भी मैं देख रहा था जिसमें उन्होंने बताया कि ये फॉर द सेक ऑफ नहीं था, कि जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, रेफरेंसेस आज दे रहे हैं कि पढ़ाई का है और ये और वो, उस तरह नहीं था। फिर दूसरी चीज़ ये जो हमने देखी कि वो जगह जो एलोकेट की गई वो यूनिवर्सिटी की जगह भी नहीं है,
उधर कोई रास्ता या सड़क भी ऐसी नहीं जा रही, जो ये बनाने का मकसद समझ में आया। फिर ट्रस्ट के अंदर ट्रस्ट बनाकर और उसके साथ दीगर ट्रस्ट को खड़ा करना, एफिलिएशन इससे दिलवाना, ये सब पर्पजली हो रहा था। इसको कैसे डिनाई करेंगे? फिर सवाल ये पैदा होता है, जो आपने अभी कहा कि ये सब ये करते रहे, वो मेल प्रैक्टिसेस यहाँ तो सबसे ज्यादा नजर आई है, मेल प्रैक्टिसेस। और अगेन जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइम है उसको whether you like it or not, इसको डिनाई नहीं कर सकते कि सबसे बड़ा तो यही स्कैंडल बन गया। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये 190 मिलियन पाउंड का जो सिलसिला शुरू होता है वो होता कहाँ से? सही है ना? आपको पता है कि मलिक रियाज तो खैर एक बिजनेसमैन, ये सारी चीजें हो गई। नहीं मैं आपको थोड़ा सा इसमें वो बता रहा हूँ कि मलिक रियाज तो बिजनेसमैन है, वो तो जाहिर सी बात है पैसा करना। आपको पता है उस वक्त FATF के भी मामला चल रहे थे उस वक्त के दौर में, सही है ना, जो बहुत सारी उन्होंने कहा था ब्लैक लिस्ट, नई चीज सरफेस हो रही है अब। तो हाँ तो सुन लेना, मेरी बात भी सुन ले थोड़ी सी। तो ये पैसा लंदन गया, लंदन में जायदाद खरीदो फरोख्त किससे हुई? हसन नवाज से, हुसैन नवाज या हसन नवाज से, सही है ना। आप मुझे एक बात बताएं, आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो जो खरीदार होता है वो चाहता है कि थोड़ा सा रेट कम हो जाए, बार्गेनिंग करते हैं ना, बार्गेनिंग, डबल कीमत तो नहीं देते। ये केस शुरू हुआ करप्शन का कि जब देखें वो एक कानून कायदे आइन पे वहाँ पे अमल होता है, आप तो वहाँ रह के आ चुके हैं कि किस तरह प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त होती है, किस तरह उसके पेपर तैयार होते हैं, किस तरह उसको शो किया जाता है। तो ये शुरुआत वहाँ से हुई कि आपने एक कम कीमत वाली चीज की डबल कीमत क्यों अदा की? नहीं, तो मैं समझ नहीं पा रहा कि इसका इससे रिलेशन क्या है। वो जो चीज खरीदी गई थी जिसकी पेमेंट मलिक रियाज ने जो उसको छोड़ दें। नहीं तो नहीं छोड़ नहीं दें, नहीं वो भी शुरू करें। नहीं मैं एक मिनट मैं उसकी वजह इसलिए बता रहा हूँ, 20 रुपए वाली चीज 100 रुपए में क्यों ले रहा हूँ? किसी और केस के साथ साइमल्टेनियसली नहीं देख सकते। ये भी अभी मैं वहाँ का कानून आपको बता रहा हूँ। देखिए आप अगर कोरिलेट सुने पहले मैं कानून समझा देता हूँ ना, फिर उसके बाद इसके मैं एक मिनट जरा मैं आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि इस सारे केस के अंदर आपने देखा है कि एक बिजनेस टाइकून का जब नाम आ रहा है, इसमें उनका इससे कंसर्न नहीं है कि आपने इसका क्या किया। प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास पावर थी उसकी गलत एक्सरसाइज हुई, दैट इज द प्रॉब्लम। मैं उसकी लीगल ऑब्लिगेशन क्या होगी या जो बिजनेस टाइकून है उसने क्या किया, मेरा उससे कंसर्न नहीं है ना। मैं उसके बिजनेस पे बात कर सकता हूँ, ये लीगल बाइंडिंग है, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकता। मेल प्रैक्टिस आपके एंड से जो गलत चीज हुई है आप उसका जवाब देना। तो कोर्ट में दे देते, सारी जो वही कह रहा हूं, ये तो वकील कोर्ट में है। नहीं तो आपके वो जो अभी जो आप पॉइंट अभी रेज कर रहे हैं ना, वो वकीलों ने नहीं किया। क्राइम की हुई है उसका सारी रिपोर्ट आ चुकी है, क्या हुआ है, किस तरह हुआ। ये तो खरीदो फरोख्त से शुरू हुआ था, पाकिस्तान में तो बाद में आया। ये केस जो शुरू हुआ था वो तो खरीदो फरोख्त से शुरू हुआ था। इनको ये पता था कि सजा होनी है, डबल रियासत पे हमले करवाया ताकि ये सजा ना हो। इनको ये पता था कि ये डकैतियां इन्होंने की हुई है, पहले इन्होंने छोटी चोरियां की हैं, घड़ियां बेची हैं, और आपका तोशे खाना जो है ना उसको इन्होंने साफ किया है, छोटी चोरी। उसके बाद फिर मैं इनको मौका दूंगा दिफा का, मैं मौका दूंगा, सवाल के ऊपर सवाल कर रहे हैं। इनको झूठ बोलने की बहुत आदत है नून लीग वालों को, और करप्शन के रिकॉर्ड देखे, जितना करप्शन नहीं, ये तो सवाल हो रहा है, डिनाई करें ना इसको, दलील के साथ जवाब दें। अरे सर आप प्रूव है ना, जायदादें मुझे बताएं किस लोहार की इतनी जायदाद है? उसी गवाल मंडी पे और भी लोहार होंगे, अकेले ये लोहार तो नहीं थे ना, और के कारोबारी होंगे। किसी एक शख्स की इतनी जायदादें बता दें कि जितनी मियां साहब की उनके बच्चों की है। तो कहने का मकसद ये है कि ये प्रूव होता है आपको व्हाइट कॉलर क्राइम जो कहलाते हैं वो ये अच्छा, एक कहते हैं मेरे वालिद किसान थे, गरीब आदमी थे, एक कहते हैं कि मेरे पास खत्म असल में देखें अगर फौरन से खत्म करना पड़ेगा क्योंकि हेडलाइन की तरफ जाना होगा। जावेद भाई मसला ये अभी बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच आपका, आपका बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद। मैं बड़ी माजरत चाहूंगा, ये बात बहुत जो है मजीद इसके ऊपर हो सकती थी, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। जीरो को आप जीरो करना चाहते हो, जीरो को हीरा करना चाहते हो तो होगा ये। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।